सब्सक्राइब कीजिए हमारा एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक, साथ में इसमें प्रश्नों को करेंगे और साथ ही साथ थ्योरी सेक्शन को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया जाता है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ करके अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की तरफ से। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एसएससी 2014-2015 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसका तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। दोस्तों, जिसमें निजी क्षेत्र हो गया, प्राइवेट सेक्टर इसे कहा जाता है, और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया था। तो एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब घोषित किया गया था? तो 1948 ईस्वी में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। दोस्तों, भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी अधिकतम मात्रा में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बात की जाए संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में, संरचनात्मक बेरोजगारी को मात्रात्मक बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह अस्थायी प्रवृत्ति की बेरोजगारी होती है। यह बेरोजगारी समाजवादी का वह मिश्रित अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था की किस्म पाई जाती है, यानी यहाँ पर दोस्तों किस्म होगा, किस्म पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में जो अर्थव्यवस्था की किस्म पाई जाती है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो, यानी कि ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी। तीनों प्रकार की बेरोजगारी भारतीय बेरोजगारी की किस्म में पाई जाती है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। यह बेरोजगारी भारत में अधिकांशतः ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में व्यक्तियों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं रहता है, अर्थात मौसम पर आधारित होती है। यानी कि दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी जो होती है, मौसम से रिलेटेड, मौसम से जो उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी होती है, अर्थात यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, कृषि क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों को वर्ष भर रोजगार नहीं प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला होता है चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों, चक्रीय बेरोजगारी के बारे में बात की जाए तो वस्तु की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होने वाली यह बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यह अस्थायी प्रवृत्ति की बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सर्वाधिक बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों जो बेरोजगारियां होती है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी के बारे में हम लोग देखा था कि यह बेरोजगारी भारत के अधिकांशतः ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में व्यक्तियों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। और एक बेरोजगारी होता है अदृश्य बेरोजगारी। दोस्तों, जो अदृश्य बेरोजगारी होता है, भारत में पाए जाने वाले बेरोजगारों के सभी स्वरूपों की सर्वाधिक मात्रा में अदृश्य बेरोजगारी ही
पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रमिक संलग्न होते हैं। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित जो काम होता है, जहाँ पर 10 व्यक्ति या 5 व्यक्तियों का काम होता है, वहाँ पर 20 व्यक्ति लग करके काम करते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी में व्यक्तियों को आवश्यकता हटा भी दिया जाता है तो उसके कार्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता स्थिर रहता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। यह कहा जा सकता है कि हटाए गए व्यक्ति का उत्पादन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो दोस्तों अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षित बेरोजगारी भारत में सबसे गंभीर समस्या के रूप में बनी हुई है, जो वर्तमान समय में देखने को मिलता है। यानी कि सभी युवाएं शिक्षित विभिन्न प्रकार के डिग्री लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन उनके पास शिक्षित योग्यता होने के साथ भी उनके लायक कार्य नहीं मिलता है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा भारत में देखी जाती है। दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी के बारे में बात की जाए तो यदि व्यक्तियों को उनके योग्यता के आधार पर कार्य की उपलब्धता नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगार और इस घटना को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? यूपीपी से 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करने का जो कार्य करता है NSSO के द्वारा किया जाता है। NSSO के द्वारा किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों जो बेरोजगारी की गणना होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन NSSO 1970 के अधीन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? SSC 2000 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों जो संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ होता है? SSC 2011 में प्रश्न पूछा गया है। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात कीजिए भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र होता है। यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ये बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है किसी राष्ट्र द्वारा एक निश्चित दिए हुए समय में 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के शुद्ध योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित धन भी शामिल होता है। और नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय के आकलन के उत्तरदायी कौन होता है? CSO होता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय है IAS 1997 SSC 2010 में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं, हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की और एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे GNP के नाम से जाना जाता है। GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देश के नागरिकों द्वारा किसी भी हुई समय अवधि सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है इसमें
देश के नागरिकों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी प्रकार अगर देश के अंदर विदेशों में अर्जित आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से घटा देती है तो निम्न समीकरण के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। यानी कि दोस्तों जो जीएनपी होता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स, एक्स का मतलब होता है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस एम विदेशों द्वारा अर्जित आय, विदेशों द्वारा अर्जित यहाँ पर होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों जीएनपी ज्ञात करने के लिए करें क्या, देशवासियों द्वारा जो अर्जित आय होता है विदेशों में उसको हम जोड़ लेते हैं, लेकिन विदेशियों के द्वारा जो अर्जित आय होता है उसको हम घटा लेते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसको जीएनपी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। यदि दोस्तों उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि x बराबर एम, x का मतलब होता है देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और विदेशियों द्वारा अर्जित आय दोनों बराबर हो जाता है तो जीएनपी जीडीपी के बराबर होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो बराबर हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू आय के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था में अगर बात की जाए तो यक्स माइनस एम यानी कि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशों द्वारा अर्जित आय दोनों को घटा करके बराबर जीरो कर देते हैं तो वहाँ भी जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाते हैं तो चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ प्रश्नों को भी कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।